हाँ जी. So प्रोफेसर केन्स के हिसाब से there are two approaches of equilibrium. One is aggregate demand is equal to aggregate supply और second is वो भी करनी is equal to S. नाम तो पता है ना, PI is equal to PS यानी planned investment savings के बराबर. This is one and this is second. First we did yesterday. Let us quickly recap. Aggregate demand अगर more है aggregate supply से, no, let's talk about aggregate demand is less than aggregate supply. ठीक है, तो क्या सिचुएशन होगी जी? Who is buying faster or supplying faster than the other thing? Producers are supplying and demand is less. Buyers are buying less. हाँ, supplier is supplying at a faster rate than buyer is buying. Am I right? Yes. ठीक है, तो इस सिचुएशन से इन्वेंट्री पे क्या फर्क पड़ रहा होगा? ज्यादा It will increase. एक्स्ट्रा हो जाएगी. बढ़ जाएगी. इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है? इसके बाद मैम जो फिर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी. सीधी एम्प्लॉयमेंट या बीच में कुछ और भी इन्वेंट्री के बाद? प्रोडक्शन बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी. कम करनी पड़ेगी. कैसे होगी शॉर्ट रन में काम? शॉर्ट रन में लेबर को कम निकालना पड़ेगा. Labor will be removed. हाँ, तो लेबर को हम निकाल देंगे, मतलब लेबर विल बी रिड्यूस, सो एम्प्लॉयमेंट विल बी लेस. If employment is less, what will happen to what? National income will decrease. National income will decrease. तो अगर मैं इसको इस तरह से ग्राफ बना रही हूं तो ये दोनों ग्राफ हैं. ये वाला ग्राफ कौन सा है? इसको क्या नाम देना है? यस. क्या? यस, नाम क्या देना है? मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल. आई वही, तुम्हें स्क्रीन शेयर हुई है कि नहीं? मैंने पहले पूछा. Yes मैम, स्क्रीन दिख रही है मैम. वो आपको ये दिख रहा है ये पेंट? Yes मैम, वाइट. हाँ, तो किसको नहीं दिख रहा? हमें आई होल्ड ऑन सांची, कुछ तो एरर आई थी, दोबारा से देखती हूँ. जे क्या है? कुछ पांगा है. लेट मी ज्वाइन अगेन. कैसे ज्वाइन करते हैं मुझे तो मैम सारा हमें तो सही दिख रहा है. सिर्फ साची आपको नहीं दिख रहा? आप दोबारा एंटर करके देखो. खुशनीत आपको दिख रहा है? यस मैम. यशित दिख रहा है? वाइट स्क्रीन सभी को दिख रही है. फिर साची आपका कुछ गड़बड़ है, आप दोबारा ज्वाइन करो. अच्छा जी, ये जो लाइन है जो मैंने बनाई है, ये जो ओरिजिन से शुरू हो रही है, इसका नाम क्या है? एएस. एएस बोल रहे हैं जी. ठीक है, कोई बोलो. यस मैम. और ये वाली क्या है? ये वाली एडी. एडी. ठीक है, तो ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग ये है. एक्स एक्सिस पे क्या क्या लेते हैं हम? इनकम. इनकम. AD and AS तो वाई साइड. नहीं, पहले तो इस पे आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों लेते हैं जो लास्ट में तीनों घट रहे हैं, है ना? तो ये जो तीनों सिचुएशन है, ये वाली एडी इज मोर, ये इक्विलिब्रियम के राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? वेयर इज इट? आफ्टर इक्विलिब्रियम और बिफोर इक्विलिब्रियम? हमें एक बार दोबारा करना. आई एम सेइंग एडी इज लेस देन एएस. इक्विलिब्रियम के हाँ आफ्टर. सो दिस इज व्हाट इज द एरिया व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. तभी तो ये कम होके ये हो जाएगा, तीनों कम हो जाएंगे. आई एम श्योर कल वाला ये क्वेश्चन आपको समझ आया. एजम्पशंस जरा रिपीट मार दें फटाफट से. नंबर 1 एजम्पशन, 2 sector economy. 2 sector, वेरी गुड. नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस. autonomous investment. Number 3, Price is fixed. price is constant assuming. 4th, शॉर्ट रन. perfect, short run. और भी था कोई? आई थिंक 4 ही थे. हाँ, there were only 4. तो हमने ये वाला पोर्शन हमारा एडीएस का हो गया. लेट अस टॉक अबाउट पीएस एंड पीआई अप्रोच. ठीक है, पीएस पीआई अप्रोच हम ये दोबारा शुरू करते हैं. साची, आई यू बैक? यस मैम. आप दिख रहे हैं आपको? नो मैम. अभी भी नहीं दिख रहा? नो मैम, आई हैव जॉइंड 3 times. तो अब मैं क्या करूं? आई डोंट नो. क्लास कैंसिल कर दो. बेटर. क्या कर दूं? पढ़ा दो मैम. अच्छा तो बढ़ा दो. देखिए, जानबूझ के उसका नुकसान करा रहा है, चेंज कर रहा है. जान के कर रहा है. हाँ साची, फिर अब क्या करोगे? मैम आई विल सी लेक्चर आफ्टरवर्ड्स. ओ, ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर है यार. बदतमीजी है इसको कहते. ये मैंने क्या कर लिया, एक और पंगा छेड़ लिया मैं. एक तो बाई गॉड, मेरे जैसे लोगों को ना ये सब कुछ नहीं करना चाहिए. अच्छा, मैंने यहाँ से कुछ ले लिया, ये किया मैंने. हाँ देखा, ठीक है. चलो फिर साची, अब बाद में देख लेना, है ना? मैं इसमें हेल्प ही नहीं कर पा रही हूँ आपकी. Yes, ma'am. सो सॉरी.
कोई बात ओके, नहीं। एंजॉय योर टी। ठीक है जी। दूसरा है PSPI अप्रोच। ठीक है बच्चों, PSPI अप्रोच। अब पहले इसका ना स्केड्यूल ही बनाएंगे। चलिए फटाफट से। अच्छा, इसकी एजम्पशंस एग्जैक्टली सेम है, ऑफ कोर्स सेम ही होंगी जब ग्राउंड सेम है। तो y 0, 100, 200, 300, 400 and 500. Then comes what? Then comes what? Then comes C. C is never 0. 40, 120, 200, 280, 360, 440. Then comes S. S आता है ना? S ले लेते हैं, आए ले लो, जो मर्जी ले लो। S ले लिया। S is -40, -20, 0, 20, 40, 60. Then comes I. क्योंकि अब मुझे I लेना भी जरूरी है, क्योंकि अप्रोच का नाम ही S और I है। I अप्रोच, I is autonomous, so I का नंबर हम क्या ले रहे हैं हर बार? 40, 40, 40, 40, 40 and 40. Let us talk about AD. AD के नंबर्स बता दीजिए फटाफट से, प्लीज हेल्प मी कैलकुलेटिंग। इट इज 80, 160, 240, 320, 400, 480. फिर comes AS, which is always equal to नेशनल इनकम। yes. So 0, 100, 200, 300, 400 and 500. Acha, can you see the equilibrium? Yes, it is at 400 level of income when 400 is equal to AD is equal to AS. Can you see one thing at the same point? Here, I is also equal to S. हाँ या ना? Yes. So, ये देखिए, इसका मतलब ध्यान देने वाली बात क्या है, जहां पर ADAS के बराबर होता है उसी पॉइंट पर SBI के बराबर होता है। कीपिंग दिस इन माइंड, लेट अस मेक द ग्राफ एंड वी विल अंडरस्टैंड। अब जो ग्राफ याद रखना है, जब भी नोट, जब ADAS अप्रोच करोगे तो ओनली ADAS का डायग्राम बनाओगे, ओनली डायग्राम ऑफ ADAS। रीजन बताऊंगी क्यों। बट व्हेन यू आर डूइंग PSPI, you will make both diagrams you will make. Why? I will explain. both बोले तो ADAS भी बनेगा और PSPI भी बनेगा। ये देखिए, ये ADAS की जगह बना दी मैंने, और यहां से मैं लेना चाहूंगी PSPI। ओके, ऊपर नीचे बनेगा। चलिए, नाउ ये है मेरा ADA की AS है, Yes, sir. AS है। फिर मैंने यहां से एक डॉटेड लाइन नीचे लेनी है, जैसे पिछला बनाया था। बड़ी कंफ्यूजन है, पिछले वाला भी था, वो भी ऐसा ही था दिखता, लेकिन यस देयर इज अ डिफरेंस। अब बताओ, ये तो मुझे क्लियर है, ये तो आप सबको क्लियर हो गया है कि भाई ये AS है विच इज इक्वल टू नेशनल इनकम, दिस इज AD विच इज इक्वल टू C+I, दिस इज नेशनल इनकम, here is the point of equilibrium, here is y-axis, here is origin, AD and AS, यहां पर है इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। यहां भी सेम है, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। और यहां क्या है, यहां है S एंड I का ग्राफ बच्चों कैसा दिखाई देगा, प्लीज टेल मी। कांस्टेंट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपने सबसे पहले ये I बना दिया, I को लेबल किया, भैया ये I है, जो कि I बार है, रादर, है ना, I का ग्राफ है। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, ध्यान देना है, आंखें खोल के, थोड़ी सी एनर्जी लगा के, कंप्यूटर या जो भी हाथ में उसके पास होकर ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने कहा जहां ADAS के बराबर है उसी जगह पर S और I भी बराबर है, यही कहा ना। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, तभी मैंने ये डॉटेड लाइन पहले बनाई। अब मुझे यहां से S को निकालना है कि यहां से S को निकालना है, प्लीज समबडी टेल मी, A और B। ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, कहां से निकालूं? B पॉइंट से। आर यू श्योर? यस मैम, बिकॉज इन्वेस्टमेंट और सेविंग का रिलेशन है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। सो ये होगा, आप जो गलती करेंगे वो पता है क्या होगा, ये काटोगे,
ये नहीं, ये बनाना है। तो जो आप गलती करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ये मैम अगर गलतियां। हम पेस ही काटेंगे फिर तो सेविंग जीरो नहीं हो जाएंगी? हाँ, तो सेविंग जीरो होती है तो इक्विलिब्रियम होता है कि ब्रेक इवन? ब्रेक ब्रेक इवन इवन होता हो है। तो जाएगा आप फिर तो। गलती करोगे, अगर आप यहां से काटोगे तो ये ब्रेक इवन काट दिया मुझे, तो इक्विलिब्रियम ब्रेक इवन तो ये रहा जो कि पहले आएगा। यहां भी याद है वो यहां से ऐसे निकाला था ब्रेक इवन। यस मैम। मैं अभी बनाऊंगी। वैसे भी इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट होगी, फिर वो जीरो कैसे, उससे मैच ही नहीं करेगा। हाँ, तो आप समझ गए, ये पॉइंट है जहां पर आपको कट करना है। बनाते हुए इतना दिमाग नहीं तुम चलाते, फटाफट बस कमलियां की तरह में बना देंगे तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो दिमाग मैम चलाना है। हाँ बच्चे, मैम आपने एक ग्राफ करवाया था उसमें, कल ही करवाया था। वही बनाऊंगी उसमें आपने दोबारा। इक्विलिब्रियम और ब्रेक इवन का ना डिफरेंस समझाया था। हम्म, तब आपने बताया था ये जो एडी वाली लाइन है, कंजम्पशन वाली लाइन इससे नीचे होती है क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है। ठीक है। अगर कंजम्पशन वाली लाइन इसके नीचे होती है तो एएस को वो पहले कट करेगी, और अगर पहले कट करेगी तो ब्रेक इवन है वो इक्विलिब्रियम से पहले होना चाहिए पहले होना हॉरिजॉन्टली चाहिए, भी। बिल्कुल और ठीक है। यहाँ पर आप कह रहे हो जो ब्रेक इवन होएगा वहां पर सेविंग जीरो होगी, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम के जो आपने लाइन नीचे ड्रॉ की है वहां पर भी आप कह रहे हो सेविंग जीरो होगी, और वहां नीचे से आप कह रहे हो निकालेंगे तो ब्रेक इवन जीरो होएगा, लेकिन मैं तेरी मतलब वहां पर सारी ब्रेक इवन आएगा, क्रियोसिटी लेकिन पहले नहीं आना चाहिए। शांत करती हूँ, तेरी सारी क्रियोसिटी होल्ड कर। ये देख, ये रहा मेरा सी लाइन, ठीक है, ये सी लाइन, ये रही मेरी एडी लाइन, ठीक है। अच्छा, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं एडी का। मैं सारा दोबारा सारी स्टोरी समझाती हूँ। ये एडी, ये एएस। एएस सी को पहले काटेगा, यही कहा था कल मैंने, और ये बाद में आएगा क्योंकि उसमें Yes. आए है, वो बाद में ही काटेगा। ये मेरा ब्रेक इवन है, ये मेरा इक्विलिब्रियम है। ये ग्राफ पेपर में नहीं आने, पर तुम लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे बनाने में कोई तकलीफ नहीं। अगर मैं ब्रेक इवन को नीचे लाऊं और इक्विलिब्रियम को नीचे लाऊं, ठीक हो गया? तो क्या हाँ होगा? जी। तो क्या होगा? ठीक, देखते हैं। अच्छा, ये आ गए, ये लाइन नीचे गई। अब सेविंग तो सेविंग ही है ना, सेविंग ने तो आना ही है। अब यहां पर एक लाइन आएगी जो कि है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लाइन आएगी, है ना। पता नहीं कटेगा कैसे ये, ठीक है, काट ही लेंगे हम किसी ना किसी तरह। अब मैं इसको बाहर किया, अब मैंने बेटर में ये लाइन, डोंट माइंड माई लाइन, गंदी सी बनेगी बट मैं बना दूंगी। तुझे क्या नजर आ रहा है? सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये सिर्फ यशित का क्वेश्चन नहीं है, ये सभी को समझाना ही था मैंने। ये कौन सी लाइन है? ये वाली आई, ठीक है, दिस इज आई लाइन। ये हो गया मेरा एक्सेस, ये हो गया मेरा एक्सेस, ओरिजिन, सेविंग, सेविंग। ये पॉइंट पर एस और आई बराबर हैं। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस एंड हियर एस इज इक्वल टू आई। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। मैम देखो, एक बात और समझो, हमारे बिजनेस में एक ऐसे समझ आती हूँ, ब्रेक इवन पहले ही क्यों आता है। देखो, मेरे बिजनेस में ना एक ये कहावत है पंजाबियों में, हमारे बिजनेस के घरों में तुमने जरूर सुनी होगी कि पहले साल चट्टी, दूसरे साल खट्टी, तीसरे साल हट्टी। सुनिए किसी ने? मैम समझ आ गया, लेकिन मतलब सुनी नहीं थी पहले। हाँ, मैं समझाती भी हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए, बिजनेस में जाना तुमने, ये कोट करोगे तुम। पहले साल चट्टी कहते हैं, चट्टी मतलब तुम्हें चूना लग गया, ठीक है, मतलब पैसा जेब से जाएगा। दूसरे साल खट्टी, ये पंजाबी में लिख रही हूं, खट्टी का मतलब उतना ही कमाओगे, जितना कमाओगे उतना लग जाएगा, लॉस नहीं है। यहां तो लॉसेस में होते हो आप पहले पहले। फिर आप आते हो ब्रेक इवन में। फिर आती है हट्टी, हट्टी मतलब अब तुम्हारी दुकान चली है, मतलब क्या आएगा? ग्रोथ। पहले इतनी बात समझ में आई? इसका रेलेवेंस Yes. कितना है यहां पर, ये भी बात करते हैं। इसको सारा हटा देते हैं, तुम्हारे लिए कोई पर्पस है नहीं इसका। इसका मतलब हमारे बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपया लगाया और अभी कुछ नहीं कमा रही, होता है ना, पहले तो यही आएगा, तो कुछ नहीं आ रहा। फिर एक सिचुएशन आई, मैं 1 लाख लगाती हूं हर महीने और 1 लाख मेरा आ जाता है, ब्रेक इवन। फिर एक सिचुएशन आएगी, 1 लाख खर्चा तो उतना ही, से फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, कि ये फिक्स रहता है, अब मैं 2 लाख कमा रही हूं, ठीक है राजे। तो ब्रेक इवन इज अ पॉइंट व्हेन आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग। कहने का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, माइक्रो लेवल पर। क्या होता है? माइक्रो लेवल पे माइक्रो, नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट। लॉस। यहां हम कह रहे हैं जितना कमाया उतना खाया, सेविंग इज
0. Can you see here? Y is equal to C and saving is 0. This is what is your break even. कौन से income level पर? 200. ये तुम्हारा है जब एग्रीगेट डिमांड सप्लाई के बराबर है, सेविंग और इक्वल है. ये कौन सा पॉइंट हो गया? इक्विलिब्रियम. कितने पर? 400 पर. ठीक है ना जी. ये देखो ब्रेक इवन व्हेन C is equal to Y and your S is equal to 0. यशित, have I cleared your point? यही था, यस मैम, यही था. है ना. तो पहले आएगी ये सिचुएशन जब आप जितना कमा रहे हो उतना खा रहे हो और सेविंग्स नहीं है. फिर एक सिचुएशन आई बढ़ा, क्योंकि आपका एडी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है. तो एक सिचुएशन आई जब इक्विलिब्रियम आया. इक्विलिब्रियम इसके बराबर होगा. क्लियर? तो ये कुछ ऐसा है. ये ग्राफ सिलेबस में नहीं है, बट मैं जरूर समझाना चाहती हूँ और हर साल समझाती हूँ. इसीलिए फायदा हुआ लास्ट ईयर जब उन्होंने कहा ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम इकट्ठा कब होगा. बोले जब आए 0 होगा. अगर ये आए हो ही ना तो यही पॉइंट हो गया सारा कुछ. अगर इसके गैप में आए ना हो, यहां आए ही ना हो, फिर तो यही सब कुछ हो गया. तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस ग्राफ को आप अपने पास जरूर नोट कर लो, क्लिक कर लो, बना लो, जस्ट फॉर योर एडवांस स्टडीज और एडवांस अंडरस्टैंडिंग. डू नॉट ट्राई टू यूज दिस ग्राफ एनीवेयर. खुद नहीं पंगा लेना, जिस सुसाइड नहीं करना. लेकिन मैम अगर y नहीं होगा तो ये इक्वल हो जाएगा, एक ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम. हाँ, कल ही तूने पूछा था और कल ही मैंने तेरे को समझाया था कि बेटा AD C और I होता है और ये C है. इन दोनों में I तो है कॉमन. अगर यही 0 हो तो जो C है वही AD है. ओके मैम. अगर AD S के बराबर है तो C भी तो बराबर हो गया Y के. एक ही बात हो गई. तो यही पॉइंट वो हो जाएगा, क्योंकि AD को कौन डिफरेंशिएट करता है? I. अगर I ही ना हो तो C और Y की सेम ही सिचुएशन होगी. अब आई तेरे को समझ? यस. 2 बार पूछने का मतलब होता है सेम चीज 2 दिन में, या तो कल समझ में नहीं आई थी या समझ में आने के बाद पढ़ाई नहीं की थी. आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू कि आप क्वेश्चन ना पूछो, लेकिन आपकी गलती बता रही हूं बेटा. अगर एक ही चीज 2 बार पूछनी पड़ी इसका मतलब कल नहीं समझ में आई थी, या फिर मेरी नालायकी रही आपको समझा नहीं पाए. किसी का कोई Excuse me, क्वेश्चन ma'am. है? बोलो. यस मैम. अगर देखो ऊपर वाले ग्राफ में हमने I0 कर दिया, वो सारा हो जाएगा. मैम नीचे वाले ग्राफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आई भी इत्थे आ जाएगा नीचे. 0 हो गया ना, 0 मर्ज हो जाएगा. Yes, ma'am. इसके साथ मर्ज हो जाएगा. ओके मैम. तो 0 हो गई तो यही से यही सब कुछ होगा, है ना. ओके आई भी तो नीचे स्लाइड करेगा ना बेटा, 0 हो जाएगा. तो यहीं पर मैम- S और I मिल गया, यहीं पर S 0 हो गया, तो बराबर हो गया. मैम. नहीं लाइक अच्छा हाँ यहाँ पे ठीक है मैम, हो गया समझ. हाँ, जब I नीचे स्लाइड हुआ तो S और I यही मीट करेंगे ना पुत्र. इमेजिन करके देखो, I नीचे गिर रहा है, गिर गया, फिर यहां मिला. यस मैम. ठीक है. ये बना लिया डायग्राम, क्लिक कर लिया रंग बिरंगा डायग्राम, मैम स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलो फिर मैं हटा रही हूँ, बोल नहीं रहे तो. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है जी, धन्यवाद आपका. आप थोड़ा सा बोले. ये रहा, इसको हम कट करते हैं. ठीक है जी. अब हम आते हैं अपने अगले पोर्शन पे. ठीक है, ये काट ही देते हैं, इसको हटा दो. अब मैं आ रही हूं इसकी एक्सप्लेनेशन पे. ठीक है, वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे. देखिए, अब मैं यहां पर लिखती हूं, ये एरिया में AD इज मोर देन AS, और नीचे क्या है, S बड़ा है कि I बड़ा? ये एरिया I बड़ा. I इज मोर देन S. PS PI भी लिख सकते हो. इस एरिया में AD इज लेस देन AS, और यहां पर क्या है, S इज मोर देन I. ठीक है. अब मैं आपको एक ये कहानी बताती हूँ, ये वाली. अगर S मोर है I से, आपने याद रखनी है मेरी बात. आपने सिर्फ, जैसे हम वहां पे देखते थे सप्लायर इज सप्लाइंग एट अ लेसर रेट और अ फास्टर रेट देन AD, मतलब दोनों को कंपेयर करते थे. यहां इन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक क्या है, कांस्टेंट है, इसमें तो चेंज आना ही नहीं. तो इसको क्या फायदा स्टडी करने का? एम आई राइट? Yes, sir. है यस. ना. एक बंदा जो बदल ही नहीं सकता, मैं उसको क्यों चेंज करूं? उसको नहीं चेंज कर सकते. एस की बात करेंगे. फिर ये कहानी कहां से शुरू होगी? आप कहोगे लोग हमारी सोच से, यानी जितना हमने सोचा, देश ने सोचा, निर्मला सीतारमन ने सोचा इतना सेव करेंगे, उनकी सोच से यहां सेविंग बढ़ रही है कि कम हो रही है?
बढ़ रही है। हाँ जी, उनकी सोच से सेविंग बढ़ रही है। बेटे अगर उन्होंने सोचा जितना भी उससे ये ज्यादा सेव कर रहे हैं तो कंजम्पशन क्या कर रहे होंगे सोच से, कम की ज्यादा? कम। यस। दोबारा सुनो, दोबारा मेरी बात सभी लोग। आई सेड, दोबारा सुनेंगे क्योंकि ये मैं वो नहीं ले सकती इस पे जरा भी। हमने कहा लोग सेव, मतलब जब भी तुमने PSPI अप्रोच लिखनी है आपको सिर्फ सेविंग देखना है, बड़ा है कि छोटा, आय नहीं, क्योंकि आय तो कांस्टेंट है। तो बोला लोग एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सेव कर रहे हैं, इसका मतलब कंज्यूम कम कर रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों ही इंटरलिंक्ड होते हैं, इनकम पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि Y C और S होता है। अगर सेविंग ज्यादा तो कंजम्पशन कम, अगर सेविंग कम तो कंजम्पशन ज्यादा। हाँ या ना? यस Yes, ma'am. ठीक हो गया, इजी बिजी। अब अगर कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट डाल रहे होंगे, हाँ या ना? कम कर रहे हैं तो एग्रीगेट Yes. डिमांड कम हो रही होगी कि बढ़ रही होगी? कम हो रही होगी। कम हो रही होगी। ज्यादा तो बढ़ रही रहेगी ना। बेटे कंजम्पशन कम है, Consumption कम होगी तो फिर कम। कंजम्पशन का एरो कम है ना, कंज्यूम कम कर रहे हैं सोच से, तो डिमांड कम कर रहे हैं सोच से। रिया ओके? हाँ ठीक है, मैं सेविंग ज्यादा है, मैं कंजम्पशन ज्यादा, वो मैंने नहीं उल्टा नहीं, पुल्टा। सेविंग ज्यादा कंजम्पशन कम एग्रीगेट डिमांड कम, बस इसके बाद सारी स्टोरी एग्रीगेट डिमांड वाली। इन्वेंट्री को क्या होगा? Increase, बढ़ गई। प्रोडक्शन को क्या करें? decrease, कम। कम कर दो। आगे क्या लिखूं? Employment, एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा? कम। Decrease. नेशनल इनकम। Decrease, इसका मतलब कल वाले टॉपिक को जो याद कर लेना, समझ लो उसको सारे टॉपिक याद हो गया। 4 चीजें याद हो गई अगर आपने एक कर ली। AD मोर देन AS करा तो AD लेस देन AS ऑपोजिट है। इसी में से ही PI और PS वाली थ्योरी भी बन जाएगी। तो आपको ये तमीज से याद कर लेना, एक पॉइंट ढंग से, और लिख भी देना वहां पे दूसरा ऑपोजिट। ये कहानी समझ में आई? अब दूसरी बात, मैंने तुम्हें कहा ये ग्राफ में कहा है, देखें कि ये S और I जो है इससे मैच होता भी है। जस्ट अ सेकेंड जन्नत, आई एम इन द क्लास बेटा, 5 बजे के बाद कॉल करो। अच्छा ये देखो, S इज मोर देन I कहां था? ये रहा, यही है ना? क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग किसके है? देखो जरा किसके है, बताओ जरा। S इज मोर देन I किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? AD is less than AS. ये देखो AD इज लेस, तभी तो ये सारी स्टोरी मैच हो गई। ये कम करना पड़ेगा, ये कम करना पड़ेगा, और वापस इक्विलिब्रियम पर आ जाओगे, है ना? समझे? अच्छा ऑपोजिट करते हैं। अगर लोग सेव कम कर रहे हैं, सोच से कम कर रहे हैं, तो कंजम्पशन क्या कर रहे होंगे? ज्यादा। तो एडी को क्या कर रहे हो, करा रहे होंगे? बढ़ा रहे होंगे कि कम कर रहे होंगे? बढ़ा रहे। Increase, इन्वेंट्री को क्या होगा? decrease, प्रोडक्शन, increase, एम्प्लॉयमेंट, increase, नेशनल इनकम। increase, देखिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग है क्या? यस ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। हाँ ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो ये सब कुछ बढ़ रहा है, देखिए जी, यहां से बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सो तभी तो मैंने आपको कहा, ये देखिए मैंने कहा जब PSPI बनाना है ना तो दोनों बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद की स्टोरी तो सारी तुम ADS से उठा रहे हो। हेलो, इसके बाद की स्टोरी सारी ADS से उठा रहे हो, और अगर ADS नहीं बना रहे तो हाउ विल यू एक्सप्लेन? Are you understanding everybody? Yes, ma'am. So it means SI approach is incomplete if you are not making ADS diagram. You will not get full marks अगर आप SI approach को सिर्फ SI बना के दिखाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हो ऊपर वाले ADS से जो बनाया ही नहीं। हाउ विल यू शो? तो ऐसे ही ये डॉटेड लाइन दोनों बनेंगी नीचे, या जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो। सपोज एक सिचुएशन आई तो वो वाली डॉटेड लाइन और एरो करके आप उसे कंप्लीट दिखाएंगे। हैव आई क्लियर्ड दिस पॉइंट टू एवरीवन? Yes, ma'am. आर यू श्योर सारे लोग? अब आप Yes, ये जो डायग्राम है इसकी लेबलिंग मैंने की है, एरो किए हैं, इनको क्लिक करना कर लो, अगर ठीक लगता है वहां पे बना हुआ है तो भी ओके है। जस्ट सी, चलूं उधर नोट्स पे? यस मैम। ग्रेट, यहाँ आ गए जी। ये देखिए अब मैंने यहाँ सब खाली छोड़ दिया क्योंकि सब कॉपी करना है।
देखिए कैसे, PSPI अप्रोच. Under this approach, equilibrium is when income is determined at a point when ex-ante planning यानी planned saving in the economy are equal to planned investment. Therefore, equilibrium condition, ये सारी वो जो छोटी सी डेरिवेशन नहीं की थी हमने ऊपर, yes हम AD equal to A सबसे पहली वो आपने सबसे पहले यहां करनी है. अच्छे बच्चे क्या करेंगे, ये सारा ऊपर वाला पोर्शन याद करेंगे और ये वाला आंसर लिख लेंगे अपने हाथों से बिना कॉपी किए और उनकी तैयारी हो जाएगी. कौन से बच्चे करेंगे? हमारे जैसे. आय हाय हाय, आई एम सो हैप्पी, आपके जैसे बच्चे ये काम करेंगे. पहले आप डेरिवेशन लिखोगे तमीज से, फिर 4 की 4 एजम्पशंस जो हमने रिवाइज की थी वो लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे, बनाएंगे ये डायग्राम. देखिए सेम डायग्राम मैंने बनाया है जो मैंने अभी आपको दिखाया है. आप वैसे बना लो, ऐसे बना लो, जैसे ठीक लगे. फिर हमने लिखा PSPI जब दोनों इक्वल हैं तो सिंपल, इसको ज्यादा नहीं लिख सकते, ये वो पॉइंट है जिस टाइम पर AD भी AS के बराबर होता है. फिर PS इज लेस देन PI में बोला प्रायर टू OY लेवल. Y कौन सा दिखा रहे हैं बेटा हम यहाँ पे, यहां से कह रहे हैं इनकम लेवल से पहले आएगा ये वाला. आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं. प्रायर टू दिस ये PSPI होता है, AD इतना होता है. इस केस में मेजर पार्ट ऑफ, पहले ये लाइन जरूर ऐड करनी है आपने सेविंग वाले में कि भाई आप मेजर पार्ट अपनी इनकम का कंज्यूम कर रहे हो और माइनर सेव कर रहे हो. इट मींस फिर यहां से शुरू हो जाओ, बायर्स इन द इकोनॉमी आर बाइंग फास्टर देन सप्लायर्स आर सप्लाइंग. AD पर आ गए, फिर सारा आंसर मैंने वहां से कॉपी पेस्ट किया है यहां पर. समझ में आई बच्चों? yes ma'am. फिर इसका आंसर बिल्कुल ऊपर वाले का ऑपोजिट होना चाहिए जो आपको अपने नोट्स में जल्द से जल्द लिख लेना चाहिए. अब मैं आ गई हूं अगले क्वेश्चन पे जिसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. पैराडॉक्स ये हटा रही हूं जी, मैं हटा दूं. यस मैम. राइट. देखिए पैराडॉक्स किसको कहते हैं अंग्रेजी में, पता है किसी? पैराडॉक्सियल सिचुएशन, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, यानी ऐसे समझते हैं आपका कल पेपर है, ठीक है, आपका कल टेस्ट है या पेपर है, और आप आज कह रहे हो कि मैंने ना एक 10 एपिसोड्स वाली सीरीज देखनी है. तो ये क्या सही है? नहीं. बस इसी सिचुएशन को कहते हैं पैराडॉक्सिकल सिचुएशन. जब हमें जो करना चाहिए वो ना करके हम उसके कुछ ऑपोजिट कर रहे हो. आई रिपीट, हमें जब जो करना चाहिए वो ना करके हम उसके कुछ ऑपोजिट कर रहे हो इज व्हाट इज नोन एज पैराडॉक्स. थ्रिफ्ट का मतलब सेविंग्स होता है, यानी हम यहां का कौन सा पैराडॉक्स पढ़ रहे हो? सेविंग से रिलेटेड. किससे रिलेटेड? सेविंग से. अब देखो देश में डिप्रेशन है या रिसेशन ले लेते हैं. देश में रिसेशन है, रिसेशन बोले तो डिमांड कम की ज्यादा? कम. यस, डिमांड कम है देश में, ठीक है. तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सेव बढ़ा देना चाहिए या सेविंग कम करनी चाहिए? ए सेविंग कम कर. या बी? बी. ओके. और कौन कौन कहता है नहीं रिसेशन? मतलब ठीक बोल रहे हो, घबराया ना करो, आप ऑपोजिट हो जाते हो बेटा. ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन आप जस्टिफाई कैसे करोगे पता नहीं. कोरोना में रिसेशन आया ना, काम बंद हो गए लोगों के, इनकम हो नहीं रही, तो भैया डिमांड गिर गई, डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन में आ गई. सारे नेशन ही आए, मैं अपने देश नेशन की बात कर रही हूं. इस सिचुएशन में जब भी कंट्री को खोला गया तब हमें खर्चा कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए था और सेविंग कम करनी चाहिए थी, या कंजम्पशन जो भी है, चलो कम तो नहीं कह रही मैं, लेकिन सेविंग बढ़ानी चाहिए थी. आप बताइए जी, सेविंग बढ़ानी चाहिए होती है ऐसे सिचुएशन में या कम करनी चाहिए? इन अ वे आई एम सेइंग कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए कि कंजम्पशन कम करनी चाहिए? बढ़ानी चाहिए. बढ़ानी चाहिए, ठीक है. और कितने बढ़ाने वाले? कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए जी रिसेशन में.
पर तुम जब मैम मांगते हो करनी चाहिए। तुम जब मांगते हो पापा जी मुझे नया बुलेट ले दो, तो वो कहते हैं बेटा अभी नहीं, बिजनेस बहुत डाउन है, अभी कम नहीं करेंगे। पैसे बचा के रखो। Absolutely. क्या तुमने ये कल- घरों, पहले मेरी बात सुनो, क्या तुमने घरों में ये बातें सुनी अभी थोड़े दिनों में, बेटा पर खर्चा बहुत ज्यादा मत करो, वेस्ट मत करो, पैसे अभी अर्न नहीं हुए, मार्केट खुली नहीं है, थोड़ा सा बचाओ, बेकार के खर्चे मत करो, ऑनलाइन शॉपिंग मत करो। सुना है घरों में ये बातें थोड़े 2 साल में, यस है Yes, ना? बोली मैंने एज अ पेरेंट बोली होंगी, तुमने एज अ बच्चे सुनी भी होंगी, सोचा भी होगा। तो हमें करना क्या चाहिए? कंजम्पशन कम करनी चाहिए कि बढ़ानी चाहिए? अब सवाल भी कम पूछ, करनी चाहिए। कम करनी चाहिए। अच्छा चलो, एक आ गया कम वाला। और कौन नहीं है? बट हमारी इनकम भी तो 0 है इस पॉइंट पे। तभी तो सेविंग का पॉइंट था ना, कि सेविंग करनी चाहिए, और सेविंग रखनी चाहिए, या डिसेव करके निकाल के खर्चना चाहिए। अगर हम सेविंग्स कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कंजम्पशन तो ज्यादा हो ही गई ना। आप क्या कहते हो, किसको सपोर्ट करते हो? सेविंग कम रखनी चाहिए, खर्चा करना चाहिए? हाँ जी मैम, सेविंग कम करनी चाहिए और खर्चा करना चाहिए, क्योंकि इनकम तो हमारी 0 है, तो सेविंग्स ही यूज आएंगे अब। तो आप ऐसे करते हो कि घर में ऐसे होता है कि जब रिसेशन पॉइंट था तो हमने बैंकों से निकाल के खूब खर्चे किए, उड़ाए पैसे, ये खरीदो वो खरीदो सब कुछ करो, कि नीड वाली चीजें ले रहे थे? मैम नीड वाली ले रहे थे बट सेविंग कम जा रही थी तो नहीं, आप कुछ और एंगल सोच रहे हो, कम जा रही थी नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमें बैंक में डालना चाहिए। माय क्वेश्चन टू यू इज, सभी ध्यान से सुनेंगे दोबारा, हो सकता है क्वेश्चन समझाने में मैं गड़बड़ रहा। मेरा कहने का मतलब है, आप एक बात बताओ, रिसेशन को क्या चीज बाहर निकाल सकती है? पहले ऐसे आते हैं। मैम रिसेशन को एम्प्लॉयमेंट बाहर निकालते हैं, और एम्प्लॉयमेंट तब होगी जब डिमांड बढ़ेगी, तो बिल्कुल उस सही। हिसाब से रिसेशन से बाहर आना हो तो डिमांड होनी चाहिए मार्केट में, ये याद रखो। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ठीक है? ये धीरे चल पड़ा था, प्रोडक्शन कम थी, डिस्ट्रीब्यूशन जॉब नहीं थी, इसीलिए कंजम्पशन कम थी, फिर और कम हो गया। इसको रिवाइव कौन कर सकता है? अगर ये मांगना शुरू कर दे कंजम्पशन वाला सामान, तो ये बनाना शुरू कर देगा, ये बनाएगा तो लोगों को नौकरियों पे रखेगा, और फिर ये रिवाइव हो जाएगा। हाँ या ना यस मैम। बच्चों? बाकी लोग भी, डू यू ऑल अग्री? yes, है ना? ये जो साइकिल नेगेटिव चल पड़ा रिसेशन का, इसको करेक्शन करने के लिए ये हेल्प करेगा। कंजम्पशन कर ले तो ये रिवाइव हो जाएगा। मतलब डिमांड इज द फैक्टर विच कैन रिवाइव एनी रिसेशन इन एनी कंट्री। बट होता क्या है लॉजिकली? क्या ऐसा होता है? लोग खर्चा करते हैं, माइक्रो लेवल पर हर बंदा सोचता है यार बचा के रखो, पता नहीं कितनी देर और चलना है, अभी बेकार में खर्चा मत करो। यानी इस सिचुएशन में जब खर्चा करना चाहिए था, वो ना करके क्या करता है? अपनी डिमांड कम कर देता है, यानी अपनी कंजम्पशन कम करता है और सेविंग बढ़ाने लगता है, जो कि नहीं करना चाहिए था फिलहाल उसको। सेविंग भी छोड़ दो, तुम कंजम्पशन पे आ जाओ। सेविंग तो नाम उसका थ्रिफ्ट रखा है, इसलिए हम कहते हैं। वो कहता है रिसेशन काल में लोगों को खर्चा करना चाहिए, सेव नहीं। लोग उल्टा अपना सेविंग पहले से ज्यादा रखने लगते हैं, जितनी आई उसमें से भी ज्यादा, मतलब नीड ही खर्चो, एक्स्ट्रा कपड़े भी मत खरीदो, बहुत पड़े हैं, ऐसी वाली बातें। तो इजंट इट अ पैराडॉक्स? मैम मतलब जो रियल सिचुएशन होनी चाहिए वो तो यही होनी चाहिए कि कंजम्पशन ज्यादा और सेविंग कम, पर लोग पैराडॉक्स करके सिचुएशन कंजम्पशन खराब कम कर, और यस बिल्कुल सही आपने कंक्लूड कर दिया। ऑन माइक्रो लेवल इट मे बी राइट। मैं अकेली थोड़ी देश बदल दूंगी, मैं ही खर्चा करती रहूं। तो मेरे घर वाले बोलते होते हैं, जब कोरोना था तो मैंने कहा घूमने जाना है, खर्चा करना है, ये करना है, मुझे बोलते हैं, डांटते हैं, तुम अकेले बदल लोगे दुनिया को? माइक्रो लेवल पर सभी ऐसे सोचते हैं, लेकिन जब माइक्रो लेवल पर सभी 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 यही सोचते हैं, तो मैक्रो लेवल पर भी पंगा हो जाता है। सो रिसेशन के केस में ये देखिए, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। When two or more facts or qualities seems to contradict, yani they act in an opposite manner, they contradict with each other, is known as situation of paradox. When people are over conscious while using money and not wasting it, is what is called situation of thrift. The theory is given by Professor John Maynard Keynes. He says where people start saving money instead of spending it in response to growing concern about a recession, they actually make the recession worse. समझ में आई वर्ड बाय वर्ड बात?
जिस टाइम पर वो खर्चा करके इसे रिवाइव कर सकते थे, बचा सकते थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने और कंजम्पशन से हाथ खींच लिया और इन्होंने रिसेशन को और बर्बाद कर दिया। किसी को ये मेरी कहानी ना समझ में आई हो तो पूछो क्या है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। मैम मतलब सिर्फ कंजम्पशन के कारण साइकिल खराब हो गया। हाँ, ये सिर्फ एक कंजम्पशन है जो इस सारे साइकिल को वापस चला सकती है। पता तुम्हें, ये देखो, ये प्रोड्यूसर है, ये तभी बनाएगा जब तुम कुछ मांगोगे, खर्चा करोगे, कंज्यूम करोगे, हाँ या ना? यस। तुम तभी मांगोगे जब तुम्हारी जेब में पैसे होंगे, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तुम तभी खर्चा करोगे। ये तुम्हें पैसा कब मिलेगा? जब कोई ना कोई तुम्हें नौकरी पे रखेगा, प्रोडक्शन होगा। तो ये चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, नो डाउट। प्रोडक्शन हो रही है तो लोगों को जॉब मिलती है, फिर लोग कंज्यूम करते हैं, फिर ये बनाते हैं, फिर जॉब मिलती है, फिर कंजम्पशन होती है। अब ये क्या हुआ, कोरोना हो गया, प्रोडक्शन हाउसेज हो गए बंद, नौकरियां गई चली, लोगों ने भी इनकम कट डाउन कर दी, कंजम्पशन कट डाउन कर दी, सॉरी। अब ये कोरोना से खुल गया, सिचुएशन खुल गई, अभी भी लोग निकल के खर्च नहीं रहे, तो ये साइकिल रिवाइव कैसे होगा? ये जैसे ही कहेगा कि मैंने बाहर जाके खाना पीना है, घूमने जाना है, तो भाई कोई ना कोई वहां पे बना के देगा इसको, है ना बेटे? जब बनाएगा तो वो साथ में बंदे भी रखेगा, तुम होटल्स में जाओगे, रहने जाओगे, वहां पे बंदे भी आएंगे काम पे, फिर ये रिवाइव हो जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक तो पहले ये पंगा चल रहा था, ऊपर से और कम कर दिया खर्चा, और विड्रॉ कर लिया इन्होंने पैसा, और अपने पास रखते रहे, तो ये तो और स्क्वीज कर दिया आपने इसको, सर्कल को। बस इसी सिचुएशन को पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे। मैम ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट कुछ प्रोक्योरमेंट करती है कि सिचुएशन बेटर हो जाए? ये क्या लिखा मैंने? मैम वो मैम पैसा इंजेक्ट करती है। यस, तभी तो प्रोफेसर केन्स ने बोला आप लोगों को जा जाके, मोदी जी कहते कोरोना में लॉकडाउन लग गया था भाई, अब तो घुमाओ, अब तो जाओ, खर्चा करो। तुम चले जाते मोदी के कहने पे? नंदिता तो बिल्कुल ना जाती है, नंदिता? यस। हम जाते, मोदी जी आते एक दिन रात को 8 बजे, भाई और बहनों प्लीज बाहर निकलो, कुछ खर्चा करो, तभी देश रिवाइव होगा। अब तो मोदी जी ने कहा हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। लोग ऐसे ही कहते हैं, है ना, हम क्यों जाए भाई, आप चलो देखो। तो भाई ये जो सारा सिचुएशन, या फिर वो प्रोड्यूसर्स को कहते, प्रोड्यूसर्स प्लीज आप प्रोडक्शन बंद मत करो, चलाते रहो, लोगों को नौकरियां दो। कहना पागल है मोदी जी, क्या बोली जा रहे हो, हम तो नहीं ये कर सकते, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम क्यों अपने बर्बाद करें, आप इसको बोलो जाके, आप इसको बोलो जाके। तो हम माइक्रो लेवल पर वो कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते लोगों से, क्योंकि ये सब स्कैटर्ड हैं। इसीलिए गवर्नमेंट आय बार का रोल प्ले करती है, और वो अदर देन दिस प्रोड्यूसर्स को 20,000 करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का इंजेक्शन लगाती है, जिससे नए स्मॉल स्केल एसएमईज उठते हैं, प्रोडक्शन करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट होती है, फिर ये सर्कल रिवाइव होता है। लेकिन ये सर्कल इन्हीं के सिर्फ बेस पे रिवाइव हो ये नहीं, अगर ये भी साथ साथ करते जाएं कंज्यूम, तो ये सर्कल जल्दी रिवाइव हो सकता है। एम आई क्लियर नाउ? यस मैम। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में इसकी बहुत डेप्थ स्टोरी नहीं है, इट्स ओनली द मीनिंग विच इज देयर, सो इट नीड्स टू बी लर्न। ओके, चलो अब हम आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोफेसर केन्स ने 3 तरह का एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम डिफाइन किया। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मुझे लगता है इसकी बजाय मैं तुम्हें आज, ये तो बड़े कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि सेम डायग्राम है, हाँ इसको छोड़ के आज हम अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि है मल्टीप्लायर। यस, ये वाले ना बेटे सेम डायग्राम्स है, इसलिए यू विल बी कंफ्यूज्ड, सो इट्स बेटर नॉट टू टच दिस, लेट अस टॉक अबाउट मल्टीप्लायर। ओके, फिर मैं वो वाले पे बाद में आ जाऊंगी, चलेगा सभी को? हाँ Yes. आपको कोई Yes, ma'am. कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ये एक मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है जो कि किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, पहले ये करते हैं, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी नहीं मैं अभी टच कर रही, आई विल गिव यू ओनली फर्स्ट ग्लिम्स। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर, ये देखो बच्चों 2 मल्टीप्लायर थे तुम्हारे मैक्रो में, क्रेडिट मल्टीप्लायर जिसको आप कहते थे मनी मल्टीप्लायर, और इन्वेस्टमेंट। जब ये टोटल मैक्रो टेस्ट होती थी तब दोनों में से एक मल्टीप्लायर पेपर में आता ही आता था, तो हम कहते थे बेटा दोनों में से एक तो आना ही है।
लेकिन अब सिचुएशन ये है कि एक टर्म 1 में आ गया, दूसरा टर्म 2 में है, तो आपको ये भी फिर इंपॉर्टेंट हो गया कि ये अब तो इसके चांस बढ़ जाते हैं। ये 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। पहले तो इसका नाम क्या है? प्रोफेसर केन्स ने कहा कि इन्वेस्टमेंट देश में इंपॉर्टेंट होती है। अभी अभी जैसे हम स्टोरी पढ़ रहे थे कि भाई ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट से निकला कैसे जाता है, फिर गवर्नमेंट का एक इंजेक्शन, यानी इन्वेस्टमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं अब सिर्फ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट की नहीं, जनरल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की देश में बात कर रही हूं। ओके, मल्टीप्लायर का साइन प्रोफेसर केन्स के नाम से के से रखा गया, जिसे आप ऐसे भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, जैसे मर्जी नॉर्मल के लिखना है। अब इसमें प्रोफेसर केन्स ने क्या कहा, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, उन्होंने हमें कुछ फॉर्मूलाज भी दिए। ही सेज दैट, मेरा मानना है, देयर विल बी अ चेंज इन इनकम because of change in investment. I repeat, in the nation, there will be a change in income because of change in investment. Can you explain how? Can anyone explain how? Yes, ma'am. Ma'am, investment will generate production. Production will generate employment. Employment होगी तो पैसा आएगा, तो consumption होगी तो income change होगी. Absolutely right. वैसे यहां तक जाना ही नहीं, ये सिर्फ इन दो की बात करता है। बोला अगर आप इन्वेस्टर प्रोडक्शन करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो इट विल लीड टू चेंज इन इनकम, यानी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। सीधा सीधा मतलब ये सिर्फ ये ही बात कर रहा है, कंजम्पशन तक भी नहीं आ रहा। बोल रहा है लोगों की इनकम बढ़ेगी। हाँ, अगर मैं इसका पूरा साइकिल भी रिवाइव कर दूं तो भी ठीक कह रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन से लोग और कंज्यूम करेंगे, और प्रोडक्शन होगी, और होगा। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्या इतनी इंपॉर्टेंट होती है लोगों की इनकम जनरेट से? यस, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया? अच्छा, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions. This is based on certain assumptions. वो हम एक एक करके बाद में लिस्ट डाउन करते जाएंगे। इसका आपको डायग्राम पेपर में नहीं है, इसीलिए हम इसको सिर्फ स्केड्यूल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, हम यहां पर लेते हैं इसका स्केड्यूल, जैसे वहां मनी मल्टीप्लायर का लिया था, ऐसे हम यहां पर इसका स्केड्यूल बनाएंगे। मेरे को लगता है मुझे इतना ही चाहिए, देखती हूँ। हाँ, अब सारी स्टोरी किस पर है? इन्वेस्टमेंट पर। तो भाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग चेंज इन इनकम फॉर श्योर। तो ये दो तो आएंगे ही बेटा। फिर चेंज इन इनकम इज स्पेंट ऑन टू थिंग्स, ईदर इट इज कंज्यूम्ड और इट इज और सेव्ड। मैंने आपको ये बोल के इसलिए ये बताया कि ये 4 टाइटल इस तरह से याद रखने हैं, ये टर्न बाय टर्न ही आने, 1 2 3 आगे पीछे जंबल नहीं हो सकते। मैंने कहा देयर इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, तो इन्वेस्टमेंट तो भैया इंपॉर्टेंट है ही, गंदी सी लाइन नहीं मानी, इन्वेस्टमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही। तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से देयर विल बी अ चेंज इन इनकम, और चेंज इन इनकम इज ईदर स्पेंट ऑन कंजम्पशन और ऑन सेविंग। तो आपने इसको टर्न से लिखना है। एक और बात जो यहां से शुरू होगी वो क्या, हम एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट से अपनी स्टोरी शुरू करेंगे। से एक 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नेशन में आती है। क्या ये पहली इन्वेस्टमेंट है? नहीं, ये तो एडिशनल है। तभी इसके आगे क्या लगाया मैंने बच्चों? डेल्टा। वेरी गुड, डेल्टा। डेल्टा शोज चेंज, एक इन्वेस्टमेंट आई। मैं सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पे सारी कैलकुलेशन करूंगी, 100 करोड़ की आई। ठीक हो गया? अब ये किसी ना किसी के घर इनकम बन के जाएगी, हाँ या ना? यस। ये जो 20,000 करोड़ का इंजेक्शन लगा, ये किसी ना किसी के घर जाएगा इनकम बन के, एडिशनल इनकम बन के। कैसे? किसी से ट्रक सर्विस ली जाएगी, किसी से सीमेंट खरीदा जाएगा, किसी से आयरन लिया जाएगा, कहीं लेबर हायर की जाएगी, कहीं ABCD सामान लिया जाएगा, काम मिलेगा, ये होगा वो होगा। इसका मतलब ये किसी ना किसी के घर की एडिशनल इनकम बनेगी। यस और नो? यस मैम। सॉरी, इसका मतलब अगर सपोजिंग हम 20,000 करोड़ इमेजिन नहीं कर पाते, हमारे एरिया में ऋषिनगर में एक रोड बनने के लिए आती है, जिस पर वो कहते हैं कि 10 लाख रुपए लगाने हैं गवर्नमेंट ने। ये 10 लाख किसी ना किसी के घर तो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर के जाएंगे, लेबर के जाएंगे, सीमेंट वाले के जाएंगे, स्टील वाले के जाएंगे, इसके जाएंगे, उसके जाएंगे, जाएंगे ना? जाएंगे ना? यस मैम। जाएंगे। यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई प्रश्न, कोई बात हो तो पूछो। नो मैम।
अब इसमें से लोग कितना खर्चा करेंगे ये हम लेट करेंगे। अब ये चेंज इन सी है तो मैंने लिखा लेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज से 20%. Why I am saying marginal propensity? मतलब कितना चेंज हुआ है addition? Yes, क्योंकि change deals with margin या margin deals with change. It's a better line. So हमें MPC assume करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का नेशन है जहां पर लोग अपनी एडिशनल इनकम का से फॉर एग्जाम्पल 20% कंज्यूम करते हैं और 80% मैं ना यही वाला नंबर लेती हूँ जो स्केड्यूल डायग्राम में है, मैं फिर ऐसे बदलूंगी नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगी। एक मिनट, कितना लिया 80%, तो हम इसी को ही लेंगे। सो लेट्स कीप अ यूनिफॉर्म नंबर जो कि वहां और यहाँ के लिए सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वाई टू रिमेंबर, ब्रेन को कंफ्यूज ही क्यों करना है। 80% इस नेशन में, यानी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, भाई ये गरीब नेशन है, ये ज्यादा कंज्यूम करते हैं और कम सेव करते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? दोबारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोफेसर केन्स ने दिया, फॉर्मूला बनाया कि भाई देयर विल बी अ चेंज इन इनकम इफ देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन द नेशन। तो K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ऑल दो K के और भी फॉर्मूलाज हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक फॉर्मूला मैंने यहां लिखा, K इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। ठीक है, K का एक और फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPC या 1 अपॉन 1 माइनस MPS। ठीक है, ये भी फॉर्मूलाज हैं। अब मैंने कहा एक ही इन्वेस्टमेंट, अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि भाई पर्टिकुलर्स में एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई 100 करोड़ की जो किसी न किसी के घर चली गई, उस 100 करोड़ में से क्योंकि 80% लोग कंज्यूम करते हैं तो 80 कंजम्पशन में गई, 20 सेविंग में गई। अब मेरा कहना है ये जो 80 एक की कंजम्पशन दूसरे की इनकम होती है। डू यू ऑल अग्री? यस मैम। यस मैम। ABC ने XYZ से 20 रुपए का सामान खरीदा, तो इसके पास 20 की इनकम आ गई, इसके घर से चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई, 80 चेंज होके इसके घर आ गए। अब ये भी क्या करेगा, 80% कंज्यूम कर लेगा। कितने लिखूं? 64। और कितने सेविंग में डाल देगा? 16। ये 64 फिर वापस आ जाएंगे किसी ना किसी के घर, हाँ या ना? यस मैम। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे, जनरल बात कर रहे हैं। वही सर्कल है बेटा, प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन हो रही है, वापस प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर फिर करता है, तो भैया ये फिर 80%, ये दिस कम्स आउट टू बी व्हाटएवर, ये नंबर याद रखना है। इसके बाद आपने सिर्फ डॉटेड लाइन, सारे बनाई नहीं जाना आगे तक, करके इसे क्लोज करना है। अब ये क्लोज कैसे होगा? टोटल पे आते हैं। कितने करोड़ था? 100। कितने से इनकम बढ़ी? लेट्स पुट दिस इन द फॉर्मूला। ठीक है, पहले मुझे सीधा नहीं डाल सकती, ध्यान देंगे इधर। MPC अज्यूम किया है, यहां डालूंगी मैं। K इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.80। कितने टाइम्स हो गया? कितने टाइम्स? कितना होया? प्रॉब्लम है कुछ? 2 4 5 2.1 पॉइंट समथिंग, कितना आ गया? कितने टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स। ओके, सो इट इज 5 टाइम्स। बच्चों अग्री एवरीवन? नीचे फिर 1 माइनस हो गया ना? हाँ, मैंने कुछ गलती की है ना यहाँ पे। हम 1 माइनस 0. हाँ, मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया। शाबाश तेरे अनुराधा। मेरा 1 अपॉन MPS होता है, 1 माइनस MPC है ना? यस मैम, MPC। यस, आई मेड अ मिस्टेक। 1 माइनस MPC और K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। ये तभी गलती हो रही है यहाँ पे। सो इट इज कम आउट टू बी 1 अपॉन 1 माइनस 1.20 है ना? देन इट कम्स आउट टू बी 5 टाइम्स। यहाँ आप ठीक हो गई, करेक्शन हो गई। ठीक है जी, यहां से ओके है बेटा? 5 टाइम्स ओके। अब इसको इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। 5 आ गया वैल्यू, इधर लगा दें,
ये ध्यान से देख लो, ये न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। और डेल्टा वाई कितना था पता नहीं, यही तो निकालना है। डेल्टा आई कितना है बच्चों? 100 करोड़। तो मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया डेल्टा वाई? 500। 500। तो यहां क्या लिखूं? 500। इसमें कितने परसेंट कंजम्पशन में गया? 80%। कितना होता है 80%? 400। और कितना यहां आया? दिस 100. टेबल कम्स टू एन एंड व्हेन डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा आई। सेविंग और आय बराबर हो जाते हैं। देख रहे हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सेविंग, they are equal, so the table comes to an end. But remember, this has certain rules. We are talking about only two sector economy, and कौन से price level assumed to be constant, and ये रहे देखिए 2-3 जनरल, वही वेज लेवल में कोई फर्क नहीं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीनियर है, यानी हम ये जो लेके चल रहे हैं ये भाई कांस्टेंट ही रहेगा। सो कंजम्पशन का जो फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर का वो लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड है, यानी ये जो एमपीसी उधर हम बनाया था ना हमने, सी बार प्लस बी वाई, सो इट इज बेस्ड ऑन दैट। प्लस देयर इज नो चेंज इन द वेज रेट इन द मार्केट। अगर वेज रेट में चेंजेस आए तो ये एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीजों में चेंजेस आ जाएंगे, इनकम में चेंजेस आएंगे। तो हमने सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दिया। 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है एक 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ मार्केट में बना सकती है। तो सोचो 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मार्केट में क्या कर रही होगी अगर एमपीसी वॉट एवर अज्यूम एंड उस तरह से। ये बात समझ में आ गई, हाउ इंपॉर्टेंट इज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। दिस इज डन थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट। कोई है जिससे मेरी बात ना समझ में आई इस क्वेश्चन में? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला है। पढ़े इसमें नोट्स में आ जाए। चलो एक बार स्टेप्स देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है मल्टीप्लायर के बारे में। बोला प्रोफेसर केन्स का नाम इस आंसर में लिखना बहुत जरूरी है। इट इज द मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन चेंज इन नेशनल इनकम। वही जो फॉर्मूला है उसी को अंग्रेजी में पहली लाइन में लिख दिया। बोला प्रोफेसर केन्स कहते हैं मल्टीप्लायर एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है। बेटा क्यों लिखा? क्योंकि आप क्वांटिटी में निकालते हो ये 5 टाइम्स, यू आर नॉट सेइंग ये बहुत बार मल्टीप्लाई होता है, आप लिखते हो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। सो इट्स अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट? अब ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी मैंने दे दिया कि एक्चुअली फॉर्मूला यही है, इससे ये डिराइव हुआ है। 99% डेरिवेशन पेपर में नहीं आता, तो आप नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। बट अगर आ भी जाता है तो इसका कुछ खास वो नहीं है। देखिए कैसे बनाया, ध्यान दो जरा इधर। ठीक है, हमने क्या किया, दिस इज के फॉर्मूला। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 इसका रेसिप्रोक कर दिया, कर सकते हैं जी बच्चों? कैन वी डू दैट? यस मैम, कर सकते हैं। फिर एस तो आई के बराबर होता है ना इक्विलिब्रियम में, तो मैंने आई की बजाय एस लिख दिया, लिख सकती हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो मैम। आपको मेरी बात समझ में आई? कैसे बनावा, ये देखो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। Can I write like this? 1 delta I upon delta y. रेसिप्रोकल। When I say equilibrium, I और S तो एक ही बात होती है। ठीक है, तो can I say 1 delta S upon delta y? Yes, I can. This is the formula of MPS. ये डिराइव हो गया। इसी से ही अगला भी बन सकता है कि 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS। सो ये डेरिवेशन है, ये पेपर में नहीं आती, बट फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि फॉर्मूला एक ही है, उसी से ही ये बन गया, आपको यहां दे दी गई है। फिर मल्टीप्लायर की assumptions लिख देना जो अभी हमने डिस्कस की। देन कम्स द टेबल, ये देखिए ये रहा, 80% अज्यूम किया, लेट करके ऊपर लिखना है। फिर ये लिखा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ आई, ये सीधी किसी के घर चली गई। एरो वही बनने हैं जहां पर है, अपनी मर्जी से कोई भी एरो ना बना देना इधर उधर।
ठीक है, ये 100 करोड़ का 80% यहां, 20% सेविंग में, ये 80 फिर किसी के घर आ गया, इसका 80%, 20%, एंड दिस टेबल वाज वर्किंग, कीप ऑन गोइंग टिल इट कम्स टू एन एंड। सारे राउंड्स को मिलाकर ये जो 100 करोड़ था ये 500 करोड़ बन गया। किस बेसिस पर? आई हैव सॉल्व दिस हियर दैट इट इज 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई किया 500 करोड़, और इस 500 का 80% कंजम्पशन में है और रेस्ट सेविंग में है। नीचे लिखा मैंने। अब देखो इसके बाद लिखते हैं इसकी वर्किंग। आपको याद है मनी मल्टीप्लायर का टेबल, उसके बाद अंग्रेजी में भी लिखा था वो सारा टेबल, यस मैम। सभी को याद है कि ये सिर्फ इसी को याद है? आर यू ऑल विद मी या कहीं चले गए पकौड़े पकौड़े खाने? मैम आपकी आवाज कट रही है अभी। अरे भाई क्यों कट रही है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? यस मैम, आपकी तो क्लियर आ रही है। मैम पता नहीं यार, तुम लोगों के घर पे इंटरनेट खराब है, मेरा नहीं, कुछ सब ठीक है। फर्स्ट राउंड में पहली अंग्रेजी लिख दी, इन्वेस्ट, वही पहली लाइन को इंग्लिश में लिख दिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर, और वो 100 करोड़ रेज करता है, वो प्रोड्यूसर किसी ना किसी के घर को इनकम देता है। सेकेंड राउंड में 80% कंजम्पशन होती है। बेटे वो सारे टेबल को अंग्रेजी में यहां लिख दिया, और लास्ट में लिखना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विच बिकम्स इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग, इनकम स्टॉप राइजिंग। यानी यहां पर आकर आपका टेबल एंड हो जाता है। इस आंसर को कल तक रट लेना है, ठीक है, विदाउट एनी फेल। फिर आपका इस चैप्टर में एक पोर्शन रह गया छोटा सा, जो कि एम्प्लॉयमेंट वाला है, विच विल बी डन टुमारो। ओके, और आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। टाइम तो नहीं अभी रहता है, टाइम की हो गया 5:20 हो गया। ओ माय गॉड।